बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। तमाम अहम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल में असंतुष्ट कांग्रेस नेता कालिखोपुल ने किया सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल को सौंपा 31 विधायकों के समर्थन का ज्ञापन। कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। प्रधानमंत्री की सभी प्रमुख दलों के नेताओं के साथ बैठक आज। बजट सत्र के सुचारू संचालन पर होगी चर्चा। जीएसटी समेत कई अहम बिल पास कराने में मांगेंगे सहयोग। निर्यात में लगातार 14वें महीने गिरावट। जनवरी में करीब 14% की कमी। कम आयात से 11 महीने के निचले स्तर पर व्यापार घाटा। सोने के आयात में भारी इजाफा। सीरिया में अस्पताल और स्कूलों पर हवाई हमले में 50 की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा। रूस का हमले से इनकार। अमेरिका को बताया जिम्मेदार। और दक्षिण एशियाई खेलों में पुरुष मुक्केबाजों ने सभी 7 स्वर्ण पर लगाए पंच। भारत के नाम अब तक 183 स्वर्ण। गुवाहाटी में समापन समारोह आज। अरुणाचल प्रदेश में असंतुष्ट कांग्रेस नेता कालिखोपुल ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने कल 31 विधायकों के साथ राज्यपाल जेबी राजखोवा से मुलाकात की और इस बारे में ज्ञापन सौंपा। कालिखोपुल को 19 कांग्रेस विधायकों, 11 बीजेपी और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। बीजेपी नेताओं ने अलग से कालिखोपुल के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल ने विधायकों को भरोसा दिलाया है कि उनके सरकार बनाने के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी और इस बारे में संविधान विशेषज्ञों से राय लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। और उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता नबाम तुकी ने कोर्ट को बताया है कि राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने की तैयारी है और राज्यपाल के राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करने की खबर है। कांग्रेस ने इस आशंका के चलते नई याचिका दाखिल की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल पीड़ित पक्ष नहीं है। केस में कांग्रेस पार्टी या फिर अयोग्य ठहराए गए विधायक पक्षकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ राज्यपाल की कुछ शक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर में कुछ हफ्ते तक कड़े रुख के बाद पीडीपी ने सोमवार को नरम सुर दिखाया। पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन बैग ने कहा कि सरकार बनाने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। उन्होंने सरकार गठन की पूर्व शर्त के तौर पर बीजेपी से विश्वास बहाली उपायों की मांग से इनकार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने भी कहा है कि उनका जोर गठबंधन के एजेंडे को लागू करने पर है। उधर बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा है कि दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। फिलहाल राज्य में राज्यपाल शासन लागू है। जो हमने अपना स्टैंड क्लियर किया है पहले दिन से वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इंशाल्लाह उस पर सोच विचार हो रहा है और जब भी कोई खबर होगी हम आपको बताएंगे। एजेंडा ऑफ अलायंस है, उस पर हम कारबंद हैं, उस पर कारबंद रहने की ज़रूरत है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, वही हम कहते हैं। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं की आज बैठक बुलाई है। नरेंद्र मोदी ने कल इस सिलसिले में फोन पर इन नेताओं से बातचीत की। बैठक में राज्यसभा और लोकसभा में पार्टियों के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। इसमें संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के सिलसिले में चर्चा होगी। संसद के पिछले 2 सत्रों में तमाम मुद्दों की वजह से कामकाज में अवरोध को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार बजट सत्र में जीएसटी और श्रम कानून जैसे आर्थिक सुधार के महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना चाहती है। बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से हो रही है। जेएनयू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में विश्वविद्यालय के छात्र हड़ताल पर हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की रिमांड 2 दिन बढ़ा दी गई है। वहीं पूरे मामले की एनआईए से जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जेएनयू में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग को लेकर जेएनयू के छात्र सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।
8 छात्रों को एकेडमिक एक्टिविटीज से डीबार किया गया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी इंक्वायरी के। तो वो छात्र कह रहे हैं कि अगर 8 छात्रों की पढ़ाई रोकी गई है और तो हम क्यों पढ़ाई करें। जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। उन्होंने कहा कि सबको जांच रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने छात्रों से कक्षाओं में वापस आने की अपील की। And the committee is given time up to about 25th February. Let them work on their job and they will come out with their recommendation. इसी बीच कन्हैया कुमार की सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने छात्रों और पत्रकारों से मारपीट की। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने दावा किया है कि कन्हैया कुमार ने विवादित कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाए थे। ये जहाँ तक हमारी जो हमें जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन से लगता है और वो एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल है, ही वाज पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली जिसने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, राष्ट्र विरोधी भाषण दिए गए। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। 9 फरवरी को जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी मनाए जाने के दौरान कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस पूरे मामले में कुछ वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। नव विक्रम सिंह के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर देशद्रोहियों के समर्थन का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए बीजेपी पर बांटने और घृणा की राजनीति करने की तोहमत लगाई। वहीं सीपीएम ने जेएनयू संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कैंपस में जेएनयू विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि बोलने की आजादी का समर्थन करने के नाम पर कांग्रेस के शीर्ष नेता देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं। और आज भी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता इस घटना के लिए ना माफी मांग रहे हैं, ना कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांग रही है, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष माफी मांग रहे हैं। और आज भी सभी प्रवक्ता अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर देशद्रोह की गतिविधियां जो हो रही है उसके समर्थन में लगे हैं। असम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश की विविधता का सम्मान नहीं करती। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। मुझे इनकी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, देशभक्ति मेरे खून के अंदर है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने जेएनयू विवाद को असल मुद्दों से ध्यान हटाने की सरकार की साजिश बताया। In order to divert attention away from all the real problems of the country and the people, they are whipping up such issues by which they want to sharpen communal polarization. That is the only weapon they have. Now that is something we'll fight politically. जेएनयू विवाद सामने आने के बाद कई नेता विश्वविद्यालय का दौरा कर चुके हैं। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। प्रेस क्लब में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व लेक्चरर एसएआर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें देशद्रोह के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कल हिरासत में लिया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले पुलिस ने कल लगातार दूसरे दिन डीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर अली जावेद से पूछताछ की। हॉल बुक करने वाले प्रेस क्लब के एक सदस्य से भी पूछताछ की गई है। 10 फरवरी को प्रेस क्लब में कार्यक्रम में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को शहीद बताते हुए देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने एसएआर गिलानी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गिलानी को इससे पहले 2001 में हुए संसद के हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। शिवसागर में वो श्रमिक बागानों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो एक पदयात्रा कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। असम के 2 दिन के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्य में कांग्रेस सरकार की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे हुए क्या। 2014 में जब चुनाव था लोकसभा का, तो आपको याद होगा
कि प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने आपसे वायदे किए, कहा था 15 लाख रुपए हम हर बैंक अकाउंट में डालेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां कोई एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल के दिखाए? राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बीजेपी पर लोगों के बीच मतभेद डालने का आरोप लगाया। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस अपनी विचारधारा देश पर थोपना चाहती है। राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि वो किसी के बहकावे में न आए और सोच समझकर फैसला लें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल और केरल के आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए चुनाव के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक और बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने केरल में मतदाता सूची में खामियों को दूर करने की मांग भी की है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ पर्याप्त सेंट्रल ऑब्जर्वर और स्पेशल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। सूखा पीड़ित 7 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसमें सूखे से निपटने के लिए इन राज्यों को 4087 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज की मंजूरी दी गई है। सोमवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने यह फैसला लिया। समिति ने राजस्थान के लिए 1177 करोड़ रुपए से ज्यादा, तमिलनाडु के लिए 1773 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश के लिए 280 करोड़, झारखंड के लिए 337 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 170 करोड़ और नागालैंड के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। असम को 332 करोड़ 57 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और झारखंड को 336 करोड़ 94 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला सूखा पीड़ित राज्यों का दौरा करने वाले केंद्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय आपदा कोष से मदद की मंजूरी दी है। सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में जान गंवाने वाले 9 सैनिकों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। कल शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली लाया गया, इसके बाद उनके पैतृक स्थानों में पहुंचाया गया, जहां इन शहीदों का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 फरवरी को सियाचिन में भूस्खलन की वजह से 10 सैनिक बर्फ में दब गए थे। हनुमन थप्पा को जिंदा निकाला गया था, लेकिन बाद में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ध्रुपद गायकी का अनमोल सितारा, ये पहली विधा थी जिसके अंदर राग को गाया और बजाया जाता था। मिली बुजुर्गों की दुआ तो बनाया संगीत में एक अपना अलग मकाम। ध्यान बहुत ज्यादा प्रेम रहा, उनका प्रेम ही रहा और इतने खुले दिल से तालीम दी उन्होंने कि डागर परिवार में ये परिवार के बाहर जो तालीम देने का सिलसिला ये हमारे दोनों उस्ताद नहीं किया। मिली शख्सियत में ध्रुपद अंक की गायकी के लाजवाब कलाकार उदय भवलकर से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आर्थिक विकास की खातिर चीन और जापान की तर्ज पर केंद्रीय बैंक और सरकार का इरादा रुपए का अवमूल्यन करने का नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि इससे भविष्य में काफी समस्याएं पैदा होती हैं। तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान राजन ने कहा कि लंबे समय तक लगातार अवमूल्यन व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा रघुराम राजन ने साफ किया कि वो बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए के लिए मानकों के विस्तार के पक्ष में नहीं है। रघुराम राजन का मानना है कि इन्हें स्थायी होना चाहिए, तभी बैंकों के बैलेंस शीट की सही तस्वीर सामने आएगी। I personally believe that sustained undervaluation over a long period of time is not a feasible or a desirable strategy, which is why I firmly believe that the RBI's philosophy
of not focusing on the level of the exchange rate, trying to manipulate it up or manipulate it down. देश के निर्यात में लगातार 14वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी में निर्यात 13.6% गिरकर $21 अरब रहा। इस दौरान आयात भी 11% गिरकर $28.71 अरब रहा। हालांकि सोने के आयात में 85.16% का इजाफा हुआ है। जनवरी में व्यापार घाटा 7.63 अरब रहा, जो 11 महीने में सबसे कम है। कल से दिल्ली में शुरू हो रहे भारत आसियान सम्मेलन से पहले भारत ने आसियान देशों को मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार भारतीय कंपनियों को आसियान देशों में अपना निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिसके तहत ऐसी कंपनियों को विशेष सुविधा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग केंद्र विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए देगा। इस योजना के तहत भारतीय कंपनियां कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में उत्पादन करेंगी, जबकि फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा भारत सरकार मुहैया कराएगी। And to encourage integration of Indian producers in regional value chains of ASEAN, Ministry of Commerce and Industry is in the process of establishing a project development fund with a corpus of 500 crore Indian rupees, which will help create manufacturing hub. इसके जरिए सरकार इन देशों की चीन पर निर्भरता को कम करने की कोशिश में है। इसी योजना के तहत भारत म्यांमार के रास्ते थाईलैंड तक सड़क भी बना रहा है, जिसके लिए मोटर वाहन और कस्टम समझौता किया जा चुका है। We also feel that this would help us in integrating in regional value chains, which is very important, especially with regard to Myanmar, for instance, because we're working on a trilateral highway, and I think many times we've spoken about the fact that the trilateral highway has to be a live highway. भारतीय विदेश नीति लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में तब्दील होती नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में आसियान देशों से भारत के सामरिक और आर्थिक रिश्ते बेहतर हुए हैं। इस योजना को कैबिनेट की संस्तुति के लिए जल्द ही भेजा जाएगा, लेकिन संभवतः प्रयोग के तौर पर भारत सरकार यह देखना चाहती है कि इसके रणनीतिक, राजनयिक और आर्थिक परिणाम क्या निकलते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पश्चिम रूस के एक मेडिकल कॉलेज में लगी आग में 2 भारतीय छात्राओं की मौत की खबर है। दोनों छात्राएं महाराष्ट्र की हैं और स्मोलेंस्क मेडिकल एकेडमी में MBBS के 4थे साल की पढ़ाई कर रही थी। राजधानी मॉस्को से करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रविवार को अचानक आग लग गई। इसके बाद 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग में कुछ भारतीय छात्राएं जख्मी भी हुई हैं। इसकी जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट के जरिए दी है। विदेश मंत्री ने बताया है कि इन लड़कियों के शव मंगलवार को मॉस्को लाए जाएंगे और फिर वहां से उन्हें मुंबई लाया जाएगा। सीरिया में हिंसा रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। सोमवार को 5 अस्पताल और 2 स्कूल मिसाइल हमलों का निशाना बने, जिसमें 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। पश्चिमी देशों ने रूस को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि युद्ध विराम के दायरे में आतंकवादी संगठन नहीं आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अलेप्पो और इदलीब प्रांत में 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इदलीब में मेडिकल चैरिटी संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक फील्ड अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले में 19 लोग मारे गए, जबकि अजाज शहर में बच्चों के एक अस्पताल पर हुए हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। On est désespéré, on est impuissant face à ces attaques qui sont devenues quasi quotidiennes aujourd'hui contre la mission médicale. Néanmoins, on compte de maintenir notre présence dans le nord de la Syrie. अमेरिका, तुर्की और ब्रिटेन रूस को इन हमलों के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि रूस ने इन आरोपों का खंडन किया है। इस बीच राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि सीरिया में युद्ध विराम के हालात नहीं हैं। هذه الدول تريد منذ زمن طويل، يعني أردوغان على الأقل منذ عامين يسعى للتدخل تحت عنوان منطقة عازلة وما شابه.
शांति बहाली की कोशिशों में लगे संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टीफन दी मिस्तुरा सोमवार को दमिश्क पहुंचे। इधर ब्रुसेल्स में ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा कि विद्रोही युद्ध विराम को संगठित होने का मौका ना समझें। We agreed in Munich is cessation of hostilities, not a pause to allow the allies of certain regional players to regroup. दूसरी तरफ रूस ने सीरिया में सरकारी सेना और कुर्द ठिकानों पर तुर्की के हमलों को उकसावे की कार्रवाई बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि ईसाई आध्यात्मिक गुरु बेनेडिक्ट मार ग्रिगोरियो का जीवन सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के लिए एक आदर्श है। उपराष्ट्रपति ने सोमवार को दिल्ली में बेनेडिक्ट ग्रिगोरियो के जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित सम्मेलन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नजमा हेपतुल्ला और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन भी शामिल थे। ग्रिगोरियो मलंकारा सीरियन कैथोलिक चर्च त्रिवेंद्रम के धर्म प्रधान थे। उन्होंने सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में बहुत काम किया। इस मौके पर ग्रिगोरियो के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। The life of Archbishop Mark Gregorius serves as an example to us all. His selfless dedication for the betterment of society and the improvement in the living conditions of the underprivileged and the poor, his focus on ecological balance and his advocacy of education as an empowering platform could well be a template for building a sustainable and empowered India. 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कल मुक्केबाजों और निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। इनकी बदौलत सोमवार को भारत के खाते में 23 स्वर्ण पदक आए। इस तरह भारत के अब तक कुल 183 स्वर्ण हो गए हैं, जो बीते दक्षिण एशिया खेलों के 90 स्वर्ण से दुगने से भी ज्यादा हैं। कल का दिन पुरुष मुक्केबाजों के नाम रहा। भारतीय मुक्केबाजों ने दांव पर लगे सभी 7 स्वर्ण पदक जीत लिए। मुक्केबाजी में एल देवेंद्र सिंह, मदन लाल, शिव थापा, मनदीप जांगड़ा, धीरज, विकास कृष्ण और मनोज कुमार ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पर पंच लगाए। वहीं महिला वर्ग में एमसी मेरी कॉम, सरिता देवी और पूजा रानी आज फाइनल मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगी। बात निशानेबाजी की करें तो अपने अभियान का शानदार अंत किया है निशानेबाजों ने। भारतीय निशानेबाजों ने कल 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों पर निशाने लगाए। भारत को निशानेबाजी की स्पर्धा में कुल 45 पदक मिले, जिसमें 25 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। सभी शूटर्स को इस वक्त आप फ्रेम में देख सकते हैं। और 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आज आखिरी दिन है। आज ही गुवाहाटी में इसका समापन समारोह होगा। और अब तक की पदक तालिका की अगर बात करें तो भारत शीर्ष पर बरकरार है। भारत के पास 183 स्वर्ण, 88 रजत और 30 कांस्य पदक हैं और कुल 301 पदकों के साथ भारत शीर्ष पर बरकरार है। श्रीलंका 25 स्वर्ण, 60 रजत और 95 कांस्य के साथ 180 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 10 स्वर्ण, 36 रजत और 54 कांस्य के साथ 100 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद अफगानिस्तान की टीम 7 स्वर्ण, 8 रजत और 18 कांस्य के साथ 33 पदक जीतकर चौथे स्थान पर बनी हुई है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को दुनिया से गए आज 72 साल हो गए, लेकिन ये उन्हीं के कोशिशों का नतीजा है कि भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है। राज्यसभा टीवी के इस महान व्यक्तित्व को भावभीनी श्रद्धांजलि। धुंडीराज गोविंद फाल्के या कहें दादा साहब फाल्के अपने आप में संपूर्ण कलाकार, लेकिन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के इस छात्र को अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने से पहले पेंटिंग, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग तक सीखनी पड़ी। अंग्रेजी फिल्म लाइफ ऑफ जीसस ने उन्हें भारतीय कथाओं के आदर्श पुरुषों पर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह नींव पड़ी फिल्म राजा हरिश्चंद्र की। हालांकि मुश्किलें कम नहीं थीं। हरिश्चंद्र के किरदार के लिए तो कलाकार मिल गया, लेकिन तारामती के लिए कोई भी महिला आगे नहीं आई। ऐसे में उन्होंने एक खानसा में अन्ना सालुंके को इस रोल के लिए तैयार किया।
इसके बाद भी कई बाधाएं आती गईं। इन बाधाओं से निपटते हुए करीब 7.5 महीने बाद 3 मई 1913 को पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र पर्दे पर दर्शकों को देखने को मिली। दादा साहब फाल्के ने भले ही मूक फिल्में बनाई, लेकिन उसमें भी कई जगह स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया, जैसे श्री कृष्ण जन्म का ये सीन जिसमें कालिया नाग पर कृष्ण नाच रहे हैं। अपने करियर में उन्होंने करीब 95 मूक फिल्में बनाई, जिनमें मोहिनी भस्मासुर, लंका दहन और सत्यवान सावित्री प्रमुख हैं। उनकी मृत्यु के 25 साल बाद भारत सरकार ने उनके नाम पर देश के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। अरुणाचल में असंतुष्ट कांग्रेस नेता कालीखुपुल ने किया सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल को सौंपा 31 विधायकों के समर्थन का ज्ञापन। कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। प्रधानमंत्री की सभी प्रमुख दलों के नेताओं के साथ बैठक आज। बजट सत्र के सुचारू संचालन पर होगी चर्चा। जीएसटी समेत कई अहम बिल पास कराने में मांगेंगे मदद। निर्यात में लगातार 14वें महीने गिरावट। जनवरी में करीब 14% की कमी। कम आयात से 11 महीने के निचले स्तर पर व्यापार घाटा। सोने के आयात में भारी इजाफा। सीरिया में अस्पताल और स्कूलों पर हवाई हमले में 50 की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा। रूस का हमले से इनकार। अमेरिका को बताया जिम्मेदार। और दक्षिण एशियाई खेलों में पुरुष मुक्केबाजों ने सभी स्वर्ण पर लगाए पंच। भारत के नाम अब तक 183 स्वर्ण। गुवाहाटी में समापन समारोह आज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।